नमस्कार जंक्टी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। लेकिन आज के मुद्दे में हम बात करेंगे भाजपा के मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो भाजपा ने जारी कर दिया है, जिसका नाम दिया है राजस्थान गौरव संकल्प पत्र। इससे पहले जो 2013 में जारी किया था उसका नाम था स्वराज संकल्प पत्र। वसुंधरा राजे ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा भी है कि स्वराज संकल्प पत्र हमने जारी किया था ताकि हम स्वराज लेके आ सकें, और आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसे राजस्थान गौरव संकल्प पत्र के नाम से हम इसे जारी कर रहे हैं। यात्रा भी राजस्थान गौरव यात्रा के नाम से निकाली गई थी। उससे पहले जब यात्रा निकली थी तो राजस्थान स्वराज संकल्प यात्रा के नाम से निकाली गई थी। चलिए, लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। क्या महत्वपूर्ण है, पिछले मैनिफेस्टो का क्या हुआ है, क्या बीजेपी का दावा है, सरकार क्या कहती है, और मैनिफेस्टो के बाद किस तरह से हमलावर हुआ है प्रतिपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे। इस मौके पर अरुण जेटली मौजूद रहे, देश के वित्त मंत्री, उन्होंने ही मैनिफेस्टो जारी किया है। चलिए, मुख्य दावे क्या हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और क्या कह रहे हैं जेटली और वसुंधरा राजे, एक बार जरा सुनिए। और प्रतिपक्ष ने किस तरह से इस पे हमला किया है ये भी देखिए। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है। टैक्स की हर दर के ऊपर जब अगला टैक्स लगता है तो वो लगता था तो टोटल जाके होता था 31%। तो 31% टैक्स लूटने वाला गब्बर सिंह था, या उसमें से 334 कमोडिटीज को पहले वर्ष में ही 18 और 12 की दर में हम लोग ले आए। ये जीएसटी की सफलता है। घोषणा पत्र हमारे कौन से कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम होने वाले हैं आगे, स्वराज की तरफ किस तरीके से राजस्थान को ले जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने करीबन 665 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र बनाया था। उसमें से मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि 81% का काम हमने पूरा किया। 665 बिंदु में से 630 बिंदुओं पर या तो कंप्लीशन हो गया है या कार्रवाई चल रही है। जो हमको डिटेल्स में अगर जाते हैं तो देता है 95%। बहुत देरी से उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। अब पब्लिक के सामने वक्त ही नहीं है कि वो घोषणा पत्र पर सोचे, विचार करे। ये घोषणा पत्र मुझे झूठ का पुलिंदा लगता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो वो प्रैक्टिकली जमीन पर करने वाले हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ऐसा ही है। अब उनके प्रपंच पत्र में लिखी बातों का कोई लाभ नहीं। इंतजार कीजिए, कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र आएगा वो राजस्थान के लिए एक नई दृष्टि, सोच और रास्ते को लेकर आएगा। 5 वर्ष में वसुंधरा जी को किसने रोका था उस सोशल इंजीनियरिंग को क्रियान्वयन करने में? क्या किसी अदालत से स्टे था या जनता ने प्रतिबंध? तो चलिए, कांग्रेस इसे प्रपंच पत्र बता रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है झूठ का पुलिंदा है। खैर, ये नई बात नहीं है। जब भी कोई इसे अपने मैनिफेस्टो को जारी करता है तो उसे एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रदर्शित करता है। उसे कहा जाता है कि 5 साल प्रदेश को किन हाथों में सौंपा जाएगा, उसका विजन क्या रहेगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट है। और प्रतिपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि झूठ का पुलिंदा है। इसी तरह से बजट में एक्चुअल में जो चीजें सामने होती हैं उसको भी इसी तरह से देखा जाता है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एक आम रिएक्शन कह सकते हैं इसको। लेकिन ये लाजमी होता है कि कोई भी विरोधी दल होता है, पूछता है कि इस विजन को तो आप पेश कर रहे हो, इसको पूरा कैसे करोगे, पिछला कुछ बता सकते हो जिससे जनता भरोसा किया जा सके। उसको लेकर के वसुंधरा राजे ने कहा है कि हमने 81% लगभग काम पूरा कर दिया है। 630 जो पॉइंट्स थे उनको कंप्लीट किया है। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ विकास सोमानी भाजपा नेता इस वक्त मौजूद हैं, सुशील आसोपा साहब कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, राजकुमार कोछर आम आदमी पार्टी नेता मौजूद है। सभी का स्वागत है। आसोपा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे मोटी बात जो कही है, क्योंकि हर व्यक्ति ये देखता है कि रोजगार के नाम पे क्या किया है, क्योंकि रोजगार के अवसर चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सवर्ण हो, किसान हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी को रोजगार के अवसर चाहिए। 50 लाख निजी क्षेत्र में या स्वरोजगार के अवसर मुख्यमंत्री जी के दावे के अनुसार भाजपा उपलब्ध कराएगी आगामी 5 साल में। साथ ही 21 साल की उम्र जो पूरी कर चुका है उसको 5,000 रुपए, एक सर्टेन अमाउंट जो होगा वो मासिक रूप से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर शुरू किया जाएगा। मोटे वादों की बात करें तो ये है, किसान,
महिला उनके लिए अपनी अपनी एक जो प्राथमिकताएं वो किसानों को प्राथमिकता में रखा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र पे किसानों के लिए स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट करेंगे, ये उन्होंने बताया। खैर स्क्रीन पे ये मुद्दे भी दिखते रहेंगे, उनके जो दावे हैं वो दिखते रहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या रिएक्शन है, खासकर रोजगार की अगर बात की जाए तो। देखिए, मैं आपके रिएक्शन रहने से पहले एक छोटी सी बात पहले कहना चाह रहा हूं कि जब सरकार इनकम्बेंट होती है, लगातार 5 साल से भाजपा की सरकार है और वापस आना चाहते हैं सत्ता में, तो उनको बताना चाहिए स्पष्ट रूप से पारदर्शी तरीके से, ऐसे नहीं कि 81% कर दिए या 630 पूरी कर दी। उनको बताना चाहिए कि किसमें हमने क्या किया, और उसका एक डॉक्यूमेंट जारी करें, ताकि ये तो पारदर्शी सार्वजनिक जीवन है। जनता के सामने आप 7.5 करोड़ लोगों से अपने आप को चुनवाना चाहते हो, ऐसा कोई भाजपा ने बताया नहीं है। और उनको ये भी बताना चाहिए कि हम पर जितने आरोप लगे उसके बारे में हमारी क्या आज स्टैंड है, या विपक्ष ने लोकतंत्र में जो प्रश्न पूछे या आरोप पत्र जारी किया उसका किस रूप में वो अपनी बताते कि ये तो आपका आंकड़ा गलत है और ये हम इस कारण से नहीं कर सके। लेकिन चलिए छोड़िए, क्योंकि ये सामंतशाही सरकार है। वसुंधरा राजे जी तो ये मानती हैं मोदी जी की तरह कि जब मैं मुख्यमंत्री बनती हूँ तभी वो आगे चलता है राज्य, उससे पहले तो राज्य कभी था ही नहीं। पूरे 7.5 करोड़ से पहले 5 करोड़, 4 करोड़, 30 लाख, 50 लाख जो आबादी थी, हमारे दादा, परदादा, नाना, पिता जिन्होंने इस देश प्रदेश को बनाया है, उनकी सारी भूमिका को जीरो कर देती है, क्योंकि वो तो महारानी है। कल मेरे गांव नापासन में कह रही थी, मेरा महारानी रानी जो है वो कहलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनता के मन की रानी हूँ। ये आप फिल्मी डायलॉग कुछ भी बोलिए, सेवादार नहीं बोला, सेवादार नहीं बोला। अब अरे जी वो सेवादार नहीं कैसी है, 5.25 साल महिलाओं में रही, कार्यकर्ता उसे ही नहीं। अरे आसोबाजी, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा, आपने जो प्रश्न पूछा, आप कितनी बार मिले बाद में बता देना मेरे को निजी रूप से, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 5 साल महलों में तो नहीं रही, ये आप गलत कह रहे हैं। सिविल लाइन्स अपने निवास पे और सचिवालय में भी बैठी है। भरतपुर जिले हर जिले में गए आप इस तरह। चलिए लेकिन मुद्दे पे आ जाए, क्योंकि बहस का मुद्दा यही हो जाएगा, महारानी, सेवादारनी, महल, मुद्दे पे आ जाए अपन। रोजगार, ये कह रही हैं कि आगामी 5 साल में। चलिए आसोपा जी मैं एक ब्रेक के लिए रोकूंगा और ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौट रहे हैं। इसी मुद्दे पर बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे और बात कर रहे हैं भाजपा के घोषणा पत्र पर। हम आसोपा साहब के पास में थे। आसोपा साहब जी, रोजगार की बात आपने पूछी थी, मैं बहुत सारे बिंदु होते हैं, इतना समय नहीं है, लेकिन रोजगार, कृषि और सिंचाई और ईस्टर्न राजस्थान के नाम, इन पे मैं एक एक लाइन की बात कहूंगा ताकि चर्चा आगे बढ़े। 15 लाख नौकरी का कहा, फिर रोजगार का, फिर रोजगार के अवसर का। अब कह रहे हैं 44 लाख कह दिया, हमने मांगा 22,000 लोगों की लिस्ट दे दो, विधानसभा वार दे नहीं रहे। 50 लाख। देखिए, ये तो जो बेरोजगार यहाँ हैं और जिस प्रकार की बेरोजगारी दर सीएमआई के आंकड़ों में बोल रही है, 13.7% बेरोजगारी दर राजस्थान की है, देश की 6.6 के 2 गुने से भी ज्यादा। तो कौन विश्वास करेगा? मैं एक सरकारी नौकरी की बात करता हूं। इन्होंने कहा 30,000 नौकरी प्रति वर्ष देंगे। अरे 1.5 लाख तो आज ही खाली पड़े हैं पद, और जो रिटायर होंगे वो पद और खाली होंगे। तो आप इन नौकरियों को भी 5 साल में देने वाले हो क्या? ये तो बताओ। ये जो 1.5 लाख खाली पड़ी है, इनको 5 साल तक टुकड़ों में दोगे लोगों को। एक बात। दूसरी बात इन्होंने की, किसानों की आय दुगनी करने के लिए एमएसपी की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुदृढ़ करेंगे। क्या पिछले घोषणा पत्र की भाषा को बदल दिया? उसमें लिखा था कि एमएसपी की पे खरीद के लिए स्थायी तंत्र विकसित करेंगे। अगर स्थायी तंत्र योगेंद्र जी विकसित हो गया है तो पारदर्शी और सुदृढ़ करने की उसको जरूरत ही नहीं है। स्थायी तंत्र कोई आया ही नहीं। बिचौलिए ले गए टोकन, किलक साहब के रिश्तेदार ले गए टोकन। अभी सवाई माधोपुर, नागौर और जैसलमेर में हजारों टोकन चीफ सेक्रेटरी को अभी इंटरवीन करना पड़ा, सारे टोकन कैंसिल किए, है ना। अब अगर ये स्थिति 5 साल से चल रही है तो कितना भारी, शायद किसानों की आत्महत्या के पीछे यही हो। आत्महत्या कैसे रोकोगे उस बारे में कुछ नहीं कहा। सहकारी कृषि ऋण की सीमा 5 साल में 1 लाख करोड़,
मतलब सालाना कितनी हुई साहब? 20,000 करोड़। तो बजट घोषणा हो रही है ना 17,000 करोड़ की, तो हर साल 1 लाख करोड़ रुपए लिख के सनसनी पैदा करने का क्या औचित्य है? क्योंकि किसान तो इस भाषा का अर्थ नहीं समझ रहा कि सहकारी ऋण 5 वर्ष में दिए जाएंगे 1 लाख करोड़। 17,000 करोड़ की घोषणा की मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में, मतलब 85,000 करोड़ आप कह सकते हो, पर 17,000 करोड़ के अगेंस्ट डिस्पर्स कितना हुआ? मैं चुनौती दे रहा हूं, सोमानी साहब मेरे छोटे भाई हैं, कहता नहीं, अगर डिस्पर्स हुआ हो तो ये कितना हुआ जी? अगर 13,000 करोड़ भी है तो 5 गुना 65,000 करोड़। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, अब इसमें क्या कह रही हैं? ये घोषणा, ये वंचित गांव छोड़ दो, हटा दो, इसमें 13 जिलों को लाभ मिलेगा इसका। नहीं, ये घोषणा 2 साल से बजट में हो रही है। 17-18 के बजट में हो गई, 18-19 के बजट में हो गई। तो ये लिखती कि मैंने 17-18 के बजट में घोषणा की और इसका इतना फंडिंग अरेंजमेंट हो गया है और ये टुकड़े मैंने करके और ये काम मेरा शुरू हो गया, तब तो हम माने। नंबर 1। अब आप कह रहे हो कि 13 जिलों की योजना है, मोदी जी को आपने 2 बार यहां आचार संहिता से पहले मंच पे कह दिया, मोदी जी आपको 37,000 में से 0 दे जाते हैं, कुछ भी आश्वासन देते नहीं, और आप कह रहे हो उसमें वंचित, क्योंकि वो किरोड़ी लाल मीणा पीछे पड़े हैं कि वंचित क्षेत्र जोड़ो, उस पॉलिटिकल दबाव में। अभी शादी का पता नहीं और वो कह रहे हैं वो बच्चा होगा इसका नाम ये रखेंगे, संबंध किया नहीं, 37,000 करोड़ का था पता नहीं। शादी की चर्चा दोनों तरफ से बहुत की जा रही है, कह रहे हैं कि दूल्हे का पता नहीं, आप करो बच्चे का पता नहीं। नहीं, या मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं, जिस रूप में ये कह रहे हैं, मैं ये फैक्ट बोल रहा हूं ना। 37,000 करोड़ सैंक्शन हो तो अगली डिबेट में ले आए हमारे सोमानी साहब। एक और मैं कहूं, 6,060 करोड़ रुपए की ये कह रहे हैं हम इसको जवाई बांध को पुनर्भरण करेंगे। जवाई बांध की भी पुनर्भरण की 2 साल से बजट घोषणा हो रही है। एक धेले का उसमें डीपीआर का के कुछ काम हुआ नहीं, उसकी फंडिंग का पता नहीं, फिर आप वही आश्वासन, जब बजट घोषणा कर दी तो इसके अंदर लाने का औचित्य क्या है? वो सपना दिखा रहे हो 2 साल से। लास्ट आप कह रहे हो कि साहब हम बिसलपुर में ब्राह्मणी का पानी लाएंगे, ये भी आप 5 साल से कर रहे हो। पहले बजट में वसुंधरा जी ने, मतलब आपको इसमें नया कुछ नहीं लग रहा है? नहीं, ये बरगलाने का और काम किया है। नया पुराना बात अलग है, ये भी डुएबल नहीं है, ये नहीं कर पाएंगी, नहीं होगा ये होने के लिए जो पहले संसाधन का इंतजाम हो, फंडिंग का इंतजाम हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उस समय राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नाम था, आरसीपी। जब सन 58 में उसका शिलान्यास करने आए गोविंद बल्लभ पंत, तो कहा कि ये राष्ट्रीय हित की योजना है, प्लानिंग कमीशन से अप्रूव हुआ और पैसा मिला उसके लिए केंद्र से। इस तरीके से शुरू करो आप, ये ढिढोरा पीटना नहीं, शुरू करते ना, पैसा ले आते मोदी जी। पैसा तो जो अभी आपका विज्ञापन दिखा रहा था स्वच्छता का, 10 लाख ग्रामीणों ने शौचालय बना दिए, क्योंकि पैसा बाद में मिलता है, तो 12,000 कुछ करोड़ रुपए मिलता है, तो 10 लाख ग्रामीणों के कितने हुए? 1200-1300 करोड़ रुपए गांवों में पड़े नहीं मिले। मैं वापस आपके पास में आऊंगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथी राजकुमार जी हमारे साथ है। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या मानना आपका? देखो सर, घोषणा पत्र हमेशा सब पार्टियों के लिए बहुत मायने रखता है और घोषणा पत्र से ही जनता उनको वोट देती है कि हमारे लिए ये करेगी। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में बात करूं तो ये घोषणा पत्र इनका नहीं है, इनको जुमला पत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद इनके प्रदेशाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोल देंगे कि ये तो एक जुमला था। प्रधानमंत्री जी भी एक भाषा में 2016 में वो बोल चुके हैं कि चुनावों में ऐसे वादे ऐसे ही कर दिए जाते हैं, कुछ बातें ऐसे ही बोल दी प्रधानमंत्री जी पहले मैंने पेपर में देखा, पत्रिका के पेपर में, मैं कटिंग मेरे पास पड़ी है लैपटॉप में, मैं जल्दीबाजी नहीं ले पाया। उनका कहा है चुनावों में जो घोषणाएं ऐसे ही कर दी जाती है। मैंने न्यूज पेपर, राजस्थान के न्यूज पेपर मैंने देखा, मेरे पास पड़ी कटिंग। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी है, उन्होंने तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ जुमला था, चुनावी जुमले थे। तो इनकी घोषणा पर कैसे विश्वास करे जनता, कैसे विश्वास करे? अरे इन्होंने घोषणा पत्रों में नए घोषणाएं इन्होंने की है राजस्थान की जनता के लिए, तो कम से कम मैं बीजेपी वालों को, मुख्यमंत्री जी को इनको कहना चाहता हूं कि कम से कम एक बार आप पुरानी पिछली घोषणाओं को देखिए। इन्होंने रोजगार 15 लाख के वादे किए थे, 15 लाख रोजगार इन्होंने दे दिए, जो आप 50 लाख के रोजगार की वादा कर दिए। जब मुख्यमंत्री जी हमारे सीकर में इन्होंने सभा कर रहे थे, तब बेरोजगार वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी उन्होंने लफंगे शब्द यूज किया था। उन्होंने ऐसी बातें विरोध करने के लिए, मैनिफेस्टो की बात कर
कर रहा हूँ। मैं मुद्दे पे सभाओं में क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा, लाठीचार्ज, ये एजेंडा नहीं है आज हमारा। खूब डिबेट हो चुकी है इन बातों को लेकर। आज के मुद्दे पे लौटिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि इनकी घोषणाओं पे कोई विश्वास नहीं करता है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अगर इन्होंने घोषणाएं की होती तो पुराने वादे पूरे किए होते। चले विकास सोमानी जी बोलेंगे अभी। विकास सोमानी जी को वक्त दे दूं मैं। विकास जी, आपने आपके दोनों जो विरोधी दलों के मित्र हैं, आपने दोनों को सुना। इसे कि पब्लिक यकीन नहीं करेगी इससे, जो भी अपनी अपनी बात के मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय भी कम रहेगा हमारे पास में। तो आपसे मैं जवाब चाहूंगा। योगेंद्र जी, जो बात आसोपा जी ने कही और जो आप पार्टी के हमारे बंधु बैठे उन्होंने कही, आप सबसे पहले ये, अब आप बीच में न बोलिएगा, आप अपने घोषणा पत्र तो जारी कीजिए, आपका संकल्प पत्र जारी कीजिए। आप सुनिए, आप बोलिए मत। जारी हो गया या नहीं हुआ, आपकी मैंने सुन ली है। आपने बहुत बात बोली, अपनी बात को कहीं भी दी, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अब मैं अपनी बात को सुनिए आप ढंग से, कि आपने कोई आपका घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र आज तक सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जिस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही है, आप उनके लिए झूठ जुमले कहते हैं, ये जनता देख रही है। न तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज तक जारी किया। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका तो बराबर निभा नहीं पा रही है और सत्ता पक्ष के लिए झूठ और जुमले की बात कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं, सूची जारी होने का समय आया उम्मीदवारों की, तो सूची जारी करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। इनको आप सुनिए, आसोपा जी आपकी बात सुनिए मैंने, अब आप रुकिए, अब मैं उस पर आ रहा हूं। जब आपसे कहा गया तो आपको ये पता नहीं था कि आपके कौन से उम्मीदवार जनता के बीच में, आप मेल के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये घोषणा पत्र बनाने के लिए उनके मत लेते हैं, उनके प्राप्त करते हैं। आपने विपक्ष की कोई भूमिका नहीं बताई और आज तक आपके पास घोषणा पत्र का कोई मौजूदा वो नहीं है। सर, अपने पे बोलिए आप एक बार। सोमानी साहब, अपने घोषणा पत्र जी, मैं में एक लाइन और कर दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी घोषणा पत्र के बारे में बात करूंगा। आप पार्टी का कहीं कोई घोषणा पत्र नहीं है, कौन से अखबार? हमने कर दिया सर। मेरी बात सुनिए, पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने अनाउंसमेंट किया। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी वाजपेयी जी ने, मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं घोषणा पत्र किया हमने, आपको लीड देखा, आपके विभिन्न प्रवक्ता जो बात करना चाह रहे हैं, जो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, बार बार एक बात कह रहे हैं। आप जिस तरह के झूठ और जुमले सबका बार बार प्रयोग कर रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे सर, हमने दिल्ली में आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक तो देना पड़ेगा। हमने दिल्ली में जो घोषणा पत्र किया उसके ऊपर हमने पूरा काम किया है। मैं आपको यही चाहता हूं, झूठ बोल रहे हैं, बोलिए ना, आप बताइए ना। चलिए, इन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया इनका दिल्ली की तर्ज पे। राजस्थान में भी हम क्या जाएगा, आप झूठ आपको पता नहीं है। सोमानी साहब, आप जवाब डॉक्यूमेंट दीजिए। सोमानी साहब प्लीज जवाब, एक लाइन में बोल रहे हैं, पास है डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपके पास दें तो जनता के पास पहुंचा दिया हमने डॉक्यूमेंट, जनता को पता है, पूछ के हमने घोषणा पत्र बनाया है। अब जनता सब देख रही है। अब सुनिए, अब मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं। चलिए, राजस्थान गौरव संकल्प पत्र जो आज जारी किया, उसके अंतर्गत जो आसोपा साहब ने एक ईस्टर्न कैनाल योजना की बात की। ईस्टर्न कैनाल योजना 13 जिलों को पानी की जो उपलब्धता करवाने के लिए 33,000 करोड़ के लगभग बजट के आधार पर वो शुरुआत की गई। वो आज बार बार जो मंजूरी की बात कर रहे हैं कि पूर्व घोषणा पत्र में बजट, इसमें बजट, बार बार बजट, आप देखें उसमें नीति आयोग में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उसकी मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और नीति आयोग से उसका मंजूरी हो चुकी ईस्टर्न कैनाल योजना को, जिसके लिए आम पानी की उपलब्धता शर्त लगाएं। अरे सर, कितने की शर्त लगा रहे हो? अरे आप कितने की शर्त लगा रहे हो? आप ज्ञान की बात कर रहे हो, नीति आयोग में नुकसान नहीं होने दूंगा। आप गलत बोल रहे हैं आसोपा जी, आप और कॉन्फिडेंस मत हो। आप इस बात का मुझे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराइए कि नीति आयोग से मंजूरी है, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इस बात को नहीं रखा गया। आपको देना हम प्रूव करा देंगे। आप योगेंद्र जी बैठे हैं, आपको मैं भी करा देंगे, अभी करा देंगे। आप प्रूव, आप निश्चित रहिए। आज जन टीवी सामने है और जन टीवी की मीडिया के सामने बोल रहे हैं, उसकी मंजूरी हो गई। आसोपा जी, इसकी गंभीरता को आप कर रहे हैं और देखिए, आज बात कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। आपको कोई तथ्य आंकड़े नहीं है। उसमें नीति आयोग में रखा गया ईस्टर्न कैनाल योजना का और उसमें स्वीकृति दी गई है भाई साहब। अरे है आसोपा, डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराऊंगा, मीडिया पे करेंगे। अब नेक्स्ट मुद्दे भाई, मैं बड़ी बात है। अरे आप गलत बोल रहे हैं। अब चलिए, मैं जरूर लेकर के जरूर आपको सारा टाइम इनको दे। अरे दोबारा नहीं, अभी एक मुद्दा है, आप डिबेट करा लिए रात को 9 बजे दोबारा करा लीजिए, ले आइए। अरे हम देंगे आपको, रख देंगे, अभी आप देंगे। एक सेकंड, मैं आप लोगों के भरोसे कह सकता हूं दर्शकों को, क्योंकि हमारे जो महासमर के मुद्दे चल रहे हैं उसमें जल संसाधन पे हम आएंगे। आप गुजारिश करेंगे आपकी पार्टी के मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कि आसोपा जी को और सोमानी साहब को भेजें और इस मुद्दे पे मैं जरूर डिबेट कराऊंगा कल या परसों में। अब मैं नेक्स्ट मुद्दा जो आप कहना चाहते हैं, रोजगार की बात, जहां 50 लाख रोजगार का सृजन करने के लिए संकल्प पत्र में कहा गया है और 30,000 नियुक्ति प्रतिवर्ष देने की बात की गई है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं 2 लाख के लगभग नियुक्ति
नियुक्ति पिछले 5 वर्षों में राजस्थान सरकार द्वारा 1.5 लाख खाली है तो 5 साल क्यों दे रहे हो? अरे आप फिर वो बात जवाब दे, आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप कांग्रेस के आपके 5 साल को देखना नहीं चाहते हैं, आप अरे पिक पॉइंट बता रहे हैं 1.5 लाख खाली है, जो 5 साल टुकड़े करोगे क्या? 1.5 साल खाली है तो आप मुझे बताइए आपके समय जो आगे चलिए, आप आगे चलिए, आप हर बात को मत रोकिए, आपका जवाब हो आप दीजिएगा। आप जब आप बोल चुके हैं तो आप सुनिए, आप हर बात को रोक के प्रश्न पूछा। सोमानी साहब आप बोलिए अगली बात। जो बात आप कहना चाह रहे हैं महिला सशक्तिकरण संबंधित मामला हो, किसानों संबंधित मामला हो, किसानों के लिए आप देखिए 9,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया, 50,000 तक का जो सहकारिता से जुड़ा हुआ, और उसके बाद भी आप देखें कि 250 करोड़ का जो योजना संकल्प पत्र में दी गई है युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए जो ध्यान रखा गया है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और पानी की उपलब्धता कम थी, 4.6% उसका पानी का लेवल बढ़ा। उसके बाद आप देखें कि 1104 करोड़ की सेकंड फेज की बिसलपुर परियोजना के लिए इस घोषणा पत्र में कहा गया है। एक फेज में जब बिसलपुर का पानी आ रहा है और बिसलपुर का पानी अगर शहर में दिया जा रहा है, यह हम समझते हैं कि पानी की उपलब्धता इतनी नहीं है। पर जो जल की बात में कहना चाहता, आप सुनिए जवाब देने का नहीं, जवाब तो मुझे आपकी हर बात का देने का था, पर मैं बीच में नहीं बोला क्योंकि दर्शक को समझना चाहिए कि जवाब दे, नहीं तो हम आपको एक लाइन नहीं बोलते आगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सुभाष जी, इसके बाद जो आप कहना चाह रहे हो, आप इस बात का आप मूल्यांकन करें कि 50 साल में जो 7 मेडिकल कॉलेज थे, वो आज 5 साल में 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में नए खोले गए। और जो बिजली उत्पादन की जो स्थिति थी और शौचालय की स्थिति बताऊं आपको मैं, 28 लाख लगभग शौचालय थे, आज 78 लाख के लगभग शौचालय। ये आंकड़े आपको है, ये समझ ही नहीं है कि ये जो आपको पढ़ा के भेज रही है। अरे आबादी पढ़ के आप आते हो, हम पढ़ के नहीं देख के आ रहे हैं, हम जनता देख रही है। कॉमन सेंस आबादी के साथ आप मुझे बताइए, अरे आप जो बात एक सेकंड, आसोबा साहब मुझे एक बात बताइए, आपके डिबेट में आपके साथी आते होंगे, वो आरोप लगाते होंगे 100% सारी चीजें सत्य होती हैं। सर मैं ये कह रहा हूं, तो फिर सत्ता पक्ष से जो आरोप लगते हैं, नहीं मैं बात पूछ रहा हूं, हर बात में सर देखिए अगर हम रोकना शुरू करेंगे तो 5 घंटे की डिबेट भी हमारे लिए छोटी पड़ेगी। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं इसी मुद्दे के ऊपर, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे और हम बात कर रहे हैं भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र, जिसको नाम दिया है राजस्थान गौरव संकल्प पत्र। पहले स्वराज संकल्प पत्र और उसके बाद अब राजस्थान गौरव संकल्प पत्र। चलिए विकास सोमानी जी अपनी बात पूरी करिए। जो आपके विरोधी दल के साथी हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि महज एक जुमलों का पुलिंदा है। गुलाम नबी आजाद ने भी यह बात कही है कि, और साथ ही जो सुरजेवाला है उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी महज एक गुमराह कर रही है। अगर ये विश्वास पैदा होता तो पार्टी के नेताओं को इतना प्रदेश में भटकना नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता जिस कैडर बेस रूप से कार्य करते हैं, तो कभी भी कोई चुनाव हो तो वो एक उसको आम जनता तक पहुंचने का, अंतिम छोर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये जानना, ये कांग्रेस की एक स्थिति है कि भटकना वो शब्द ले रहे हैं, जबकि वो जनता के साथ जाने का शब्द है। उसको भटकना शब्द कहना गलत है। अगर जनता के साथ मिलते हैं और जनता से रूबरू होते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिक से अधिक जनता की भावनाओं को समझ कर उनके अनुरूप अपनी कार्य योजनाओं को, संकल्प पत्र को जारी करने का पूर्ण रूप से उनको विश्वास में लेके किया जाता है। यह परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस को हो सकता है ये भटकना लगता हो, पहली बात। दूसरी बात जो कहना चाहें कि जो अभी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, इसमें ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से निरंतर जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार में विभिन्न अमेंडमेंट भी हुए, चाहे पॉक्सो का मामला लो, चाहे किसी भी संदर्भ में कि जनहित में जो मामले होने, किसानों का जो था अटल सेवा केंद्र की जो स्थिति थी, जहां ई मित्र का 6,000 के लगभग थे, वो 55,000 की संख्या में हुए। जिस प्रकार से कि आम जन को सीधा सीधा लाभ मिल सके किसी योजना का, उसका कितना प्रयास किया गया, ये धरातल पे है। पहली बार स्वच्छता अभियान जो एक सामाजिक राजनीतिक रूप से था, उसको सामाजिक रूप दिया गया। और कितने बड़े रूप से स्वच्छता अभियान आज देश में, कई अभियानों की चर्चा। उज्ज्वला योजना जो आप कहना चाह रहे हैं, उज्ज्वला योजना में जिस प्रकार से घर घर में सिलेंडर पहुंचाने का, गैस पहुंचाने का जो कार्य किया है, आप विभिन्न योजनाओं के बजाय आप बार बार इस बात को कहना चाहें, आशुपा जी हम इस बात को यूं नहीं कहना चाहेंगे कि विकास की गति को एक नए आयाम स्थापित किए हैं। और उसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन का मामला हो, चाहे उसमें रोजगार कैंप लगाने का, रोजगार कैंप आज तक के पिछले 5 वर्ष में राजस्थान का इतिहास है, पहली बार इतने कैंप लगे हैं कि रोजगार के अधिक से अधिक प्रयास किया जाए, नौकरी दिया जाना सभी को संभव नहीं है, पर सरकार ने भरसक प्रयास किया है। और रहे बात, आप देखें 50 एक मेरा छोटा सा सवाल है,
कुछ हमारी युवाओं से बात हुई है, बेरोजगारी के लिए लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सरकार पिछले आंकड़े जो हैं उसी को गलत तरीके से पेश कर रही है। मैं छोटी सी बात कहूंगा, देखिए ये फैक्चुअल रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको, कोई फ्रैक्चर रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट सीएजी की है। आप लोगों ने जो दावा किया कि हमने 16 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, 2,30,000 को सरकारी नौकरी और 1.5 लाख जो है पाइपलाइन में है, लेकिन जो आप 16 लाख को रोजगार के अवसर की जो बात कर रहे हैं कि कौशल योजना के तहत, उसके लिए सीएजी ने ऑब्जेक्शन उठाया उस पर, और उस रिपोर्ट में बाकायदा कहा है कि ये आंकड़े गुमराह करने वाले आंकड़े हैं। ये कोई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या जनता दल या कोई दूसरे पार्टी की बात नहीं है, ये सीएजी का ऑब्जेक्शन है इसमें। और सीएजी का ऑब्जेक्शन होता है तो कपिल सिब्बल की तरह आप लोग खारिज इसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप लोगों ने भरोसे की बात कही थी। तो इस पे क्या कहेंगे? आज ये सबको मालूम है कि सीएजी की रिपोर्ट जब विधानसभा में पेश हुई है तो उसमें ये फैक्ट्स हैं। देखो तो यकीन कैसे करेगा यूथ कि 50 लाख के आप अवसर देंगे? देखिए, स्टार्टअप इंडिया कौशल उद्यमिता विकास योजना के तहत जो संपूर्ण देश में इस तरह के आयोजन किए गए और लगभग 15-16 लाख लोगों को इस प्रकार दक्ष किया गया कि वो स्वरोजगार प्राप्त कर सके। किंतु जो बात आप कहना चाह रहे हो, जहां केग द्वारा भी उस पर आपत्ति की गई, तो कुछ जगह कुछ सेंटर्स उन्होंने निर्धारित मापदंड से नहीं करने के कारण उसको फिर मॉनिटरिंग की गई और दुरुस्त किया गया। इसके बावजूद भी आप देखें कि जो रोजगार सृजन की जो स्थिति है वो संपूर्ण विश्व की स्थिति को देखते हुए 15 लाख लोगों को लगभग यहाँ रोजगार के। सर, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा आपसे। मुझे एक पॉइंट को ये बता सकता है कि देखिए, बिना किसी अधिकारी के मिलीभगत के कुछ नहीं होता है, पैसे पास करने वाले वो लोग होते हैं। कैग का ऑब्जेक्शन तब आता है कि जहां फंडिंग हो रही होती है, अदरवाइज वो नहीं करते हैं कि किसी के यहां क्या धर्मशाला खुल रही है, किसी के यहां होटल खुल रहा है। लेकिन सरकार का अगर पैसा कहीं जाता है, उसका यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है, योगेंद्र जी, सही मायने में वो फंडिंग जा रही है नहीं जा पा रही है, उस मायने में कैग अपना ऑब्जेक्शन करता है। बिल्कुल योगेंद्र जी, और उसके लिए कुछ न के बराबर कुछ की उनकी मान्यता भी निरस्त की गई। पर जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और जो बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से 15 लाख से 16 लाख लोगों को कौशल उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से दक्ष किया गया, और इसी तरह की स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जिस तरह की जो एक योजना को डिजिटल रूप से जो विस्तृत किया गया, उसके बाद मुद्रा लोन योजना, तरुण लोन योजना, उसमें 50 लाख लोगों ने राजस्थान में ऋण प्राप्त किया और स्वरोजगार की ओर अग्रसर हुए। ये बात पूर्व में भी सरकार ने कही थी और अभी भी कही है। और मैं फिर आसूबा जी की बात करना चाहूंगा, उनको बार बार ये महसूस हो रहा होगा, ये 50 लाख का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, और बैंक से जो डिस्पर्स लोन हुआ है उनकी संख्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को कहा था। हम हर बात को एक, इसलिए मैं आपसे 50 लाख की, कौन से 50 लाख की बात कर? लगभग 50 लाख लोगों को विभिन्न प्रकार के लोन स्वरोजगार के लिए जारी किए गए राजस्थान में, जो अपना व्यवसाय स्थापित करें उनको। और आप एक बात और बताएं योगेंद्र जी, जो बार बार आप रोजगार की बात करना चाह रहे हैं, कि 3 साल तक इनकम टैक्स, सेल टैक्स की जो विभिन्न एक नियमों में जो एक छूट प्रावधान देने का भी किया, ताकि स्टार्टअप इंडिया के तहत उद्योग लगे, और उद्योग को लिए 3 साल तक उनकी ऑडिट पे, उनके सेल टैक्स पे किसी प्रकार के प्रावधानों को शिथिलता प्रदान की गई। रोजगार बढ़ाने के लिए, अवसर के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए गए और कहीं उसमें संशोधन भी। चलिए मैं आसोपा जी के पास में जा रहा हूं। आसोपा जी, दावे देखे अपने अपने, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि ये तो गाइडलाइन आप लोगों को तय करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्यों बोल रहे हैं। और मैं तो आप लोगों की सहन शक्ति को सैल्यूट करता हूं कि पुलिंदों को आप लोग सुन भी लेते हैं और बोल भी देते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये नहीं, असल में समय मेरा ही जाया और बिल्कुल बोलिए स्टार्ट। मैं उस समय छोड़ने को तैयार हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये घोषणा पत्र जो है, इस पे चर्चा होती ना, तो भाजपा के साथी की भी एक दर्शकों के बीच में वैल्यू एडिशन होता की चर्चा है। मैंने केवल और केवल आप देखा होगा मेरे बाइट पे उन बिंदुओं पे चर्चा की है, इधर उधर बिंदु सीखे बिंदु सीखे। मैं उसकी असलियत बताता हूं, अब आप गहरे से सुनिए। पहली तो मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप ईस्टर्न कैनाल पे, वो तो बात हो गई ना सर, मैं बुलाऊंगा आपको, पर मैं आपको क्लू दे रहा हूं। आचार संहिता लगी थी जब मोदी भाषण दे रहे थे वहां पर अजमेर में, उस समय अगर मोदी कर चुके होते तो मोदी बोलते नहीं, ये असंभव बात है। एक वैसे ही लेमैन के नजरिए से बता रहा हूं, मंजूर करके आते हैं, चर्चा हो चुकी है, चर्चा के दोबारा डिबेट होगी, उसमें हम आपको समझ रहे हैं इस चीज को। समझ गया, मैं समझ गया बात आपकी। मैं फिर भी बता रहा हूं मौके पे कि मंजूर करके आते और बोलते नहीं, ऐसे मोदी नहीं है। हम आपको दूसरी बात कह चुके तो आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं दूसरी बात, रोजगार की आप बात कह रहे हो,
आड़ किसकी ले रहे हो? मुद्रा योजना की। मुद्रा योजना की आड़ लेकर के आप क्या बता रहे हो कि हमने लोन दिए, स्वरोजगार के अवसर, जी अवसर दिए, मान ली, तो फॉलोअप है क्या कोई? आपने प्रदेश में जितने लाख लोगों को मुद्रा का लोन दिया है, औसत तो उसके 23,000 रुपए प्रति व्यक्ति आ रही है। 23,000 रुपए में चाय की दुकान लगा ली होगी, पकौड़े की लगा ली होगी, क्योंकि मेक इन इंडिया में तो वो बुलेट ट्रेन तो जापान से आ रही है, सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से आ रही है, विमान राफेल से फ्रांस से आ रहे हैं। मेक इन इंडिया तो इस तरह से हो रहा है। ये चीजें तो पूर्व में भी आई है, सुनिए, कांग्रेस सरकार ने बात तो की है। 23,000 में पकोड़े बनेंगे, या वो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री पान की दुकान का कहता है वो बनेगा, या चाय की दुकान बनेगी, चलो वो ही हो, पर उसकी सर मेरी बात सुनिए, उसका फॉलोअप है क्या कोई? अगर कोई सरकार जिम्मेदारी से कह रही है कि मैंने इतने लाख लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए हैं, तो क्या उस सरकार का, योगेंद्र जी, क्या उस सरकार का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए? पैसे दिए हैं ना अपने बैंक से उठा के, नेशनल बैंक से, नेशनलाइज बैंक से, तो फॉलोअप की कितने लाख लोग, तो क्योंकि नोटबंदी भी उसके पीछे में आ गई, जीएसटी भी उसके पीछे में आ गई, तो हो सकता है बर्बाद ही हो गए होंगे, फॉलोअप तो कोई है नहीं। अच्छा, तीसरी में सबसे बड़ा एक और कोई आकलन की जरूरत ही नहीं है, अगर 44 लाख लोगों को आपने रोजगार का अवसर दिया, तो रोजगार का अवसर में मिनिमम 5-7 हजार रुपए महीना तो कमा रहा होगा ना, आप कह रहे हो, तो 25,000 करोड़ की जीडीपी बढ़ गई होगी ना प्रदेश की। पर आपके तो खुद ही आंकड़े कह रहे हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के कि आपके करंट प्राइसेस पे जीडीपी पिछले 5 सालों में 13.74% से घट के 10.67% रहेगी। अगर 25,000 करोड़ रुपए की जीडीपी बढ़ जाए, कमाई बढ़ जाए, तो 8 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है राजस्थान की, 3% जीडीपी बढ़नी चाहिए। बढ़ जाएगी, अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी तो साफ हुआ है, आप अपने वित्त मंत्री वित्त मंत्री जी आए थे, पत्र मंत्री हमारे जेटली साहब ने, सोमानी जी एक सेकंड, मैं एक बात बताइए, बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? बात सुनिए एक बार, सोमानी साहब, ये भरोसे की बात है, ये बात भरोसे की है। अगर देखिए 5 साल का कार्यकाल किसी सरकार के लिए कम नहीं होता है। अगर मान लो लगता है कि सब ये तो बहुत कम है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसको 10 साल का कर दीजिए, तो विधायिका का काम है, आप लोग बदल दीजिए संविधान को, सब लोग मिलकर के। मैं तो कहना हूं तय आप लोगों को करना, ताकि झूठ के पुलिंदों की सफाई भी हो जाए, उसमें कोई जुमलेबाजी भी ना हो उसमें, और आराम से आप लोग जनता को अपने हाल पे छोड़ के 10 साल तक उसका शासन करिए। अगर कम करता है तो ऐसा करिए इसको। एक छोटा सा है, 30 सेकंड का, इन्होंने कहा है कि चले मैं आप एक बात, एक छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक है सर, छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, एक ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। आप लोग प्राण पियोगे, कुछ दिन चले ही नहीं थे। सेट हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे और बात कर रहे हैं हम भाजपा के घोषणा पत्र पर। भाजपा ने एक बार फिर घोषणा पत्र का नाम बदला है, 13 में भी बदला और उसके बाद अब 18 में बदला है। इसे राजस्थान गौरव संकल्प पत्र दिया है। पहले स्वराज के लिए संकल्प लिया गया, अब गौरव के लिए संकल्प लिया जाएगा, यह भाजपा का दावा है। चलिए मैं लौटूंगा आसोपा साहब के पास में। जी, मैंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 देने का इन्होंने इसमें लिखा है कि इस वर्ष से ऊपर की आयु, कुछ शर्तें डालेंगे इसमें, एक लाइन डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 500 और 650 का जो बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार ने शुरू किया था 2012 में, इनकी नीयत इससे दिखाई दे रही है। आप वेबसाइट देख लो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की, 48,000 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अब क्या प्रदेश में 48,000 ही बेरोजगार हैं? अर्थात देने की नीयत नहीं है, लोग लाइनों में लगे रहते होंगे, ऑनलाइन रिजेक्ट हो जाता है। छोटा सा सवाल मेरा तीनों से बीच में मैं ये जानना चाहूंगा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि वास्तव में बेरोजगार किसे मानते हैं आप लोग, और जिसे जो उस वजीफे का हकदार है, या मतलब पैसा जो उसको मिलना चाहिए, भत्ता जो मिलना चाहिए उसका हकदार किसे मानते हैं आप? मैं इसके घोषणा पत्र के बिंदु पे कह रहा हूं, ये सनसनी, ये वजह अलग है, वजह नहीं विषय है सर। एक मिनट लगे, 1 मिनट में 30 सेकंड में आप बात की लगे, क्यों? ये इस वजह से है कि हाल ही में आपको ध्यान होगा, आपके नेता ने यह बात कही थी कि बेरोजगारों के प्रति हमारी हमदर्दी है, हम उन्हें एक सरकार में आएंगे तो भत्ता देंगे।
सचिन पायलट ने बात कही थी, इसको लेकर के बड़ा रिएक्शन आया था कि सोच इनकी यही है कि उनको रोजगार शुदा नहीं देखना चाहते, उन्हें केवल बत्तों में उलझाना चाहते हैं। ये रिएक्शन आया था। सचिन पायलट जी ने जो बयान दिया वो पूरा समग्र आया नहीं। आप मतलब आपने सुना होगा और कई लोगों ने, उन्होंने कहा कि पहले हम नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे, कंपनियों में नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे, फिर हम उसको लोन दे करके एक एक को ट्रैक करेंगे। मैं तो उसमें मानना चाहता हूं। अगर आप लोग अगर चलिए बीजेपी, अब बीजेपी किसी को भत्ता दे तो कह रहा हूं 48,000 कोई दे रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वही कह रहा हूं, सनसनी फैला रहे हैं कितनी, ये कह रहा हूं। राइट, अब 48,000 से संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन वो क्राइटेरिया तो तय होगा कि आप किसको दिलाना चाहते, कौन हो, मतलब किसको मिलेगा पैसा। चुनाव के समय चर्चा का विषय नहीं है, इसका एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं तो धोखा होगा उस यूथ के साथ में। नरेगा को कानून का विरोध करने वाली वसुंधरा जी अब ला रहे हैं कानून, अब कह रही हैं शहरी में भी कानून लाएंगे कानून, और ग्रामीण की स्थिति खुशी होनी चाहिए, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। ग्रामीण की स्थिति क्या कर रखी है? जब हम गए थे तो 4,46,000 परिवारों को 100 दिन का रोजगार था, अब 2,26,000 को है। SC/ST का तो 90,000 ही हो गया, हमारे टाइम 2.25 लाख था, उसका 90,000 हो गया। और वर्क कंप्लीशन की दर क्या है देखिए आप, हम गए थे उसमें 95% काम पूरे होते थे हर साल, उसके घटते घटते 65, 53, इस वर्ष तो 8 महीने निकल गए, 4.4% काम पूरे हुए इस साल, बचे हैं 4 महीने 5 महीने जो भी बचे हैं। 4.4% मेरे फोल्डर में अभी मैं डाउनलोड किया हुआ है। 4.4% ऑफ नरेगा वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड फॉर ईयर 2018-19। ये नरेगा में इनकी परफॉर्मेंस है। मुझे तो ये चिंता है कि सीएजी की इसकी स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए, ये पैसा ड्रेन आउट कहां हो रहा है, क्योंकि ये हर चीज में पैसा चूसने की इनकी जो इमेज बनी हुई है वो कहीं बेचारों की गलत इमेज तो नहीं है, इसलिए सीएजी की स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए। आप क्या चाह रहे थे? ईमानदारों और छवि इनकी खराब बनी हुई है। चलिए राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास में। जी बोलिए आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र सभी पार्टियां अपना घोषणा पत्र सब पार्टियां लेके आती है। मैं तो आपके जन टीवी के माध्यम से जनता को, दोनों सब पार्टियों को ये कहना चाहता हूँ, घोषणा पत्र पे जो आप वादे किए जाते हैं वो जनता के साथ विश्वास के वादे किए जाते हैं, उनके साथ भरोसा जीता जाता है। कम से कम घोषणा पत्र को सभी पार्टियों को पूरा करना चाहिए, ये जनता के हित में भी है, पार्टियों के हित में भी है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में जो भी लिखा किया उनको वादों को पूरा करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता मैं अपने जन टीवी के माध्यम से जनता को और पार्टियों को देना चाहता हूँ। चलिए, लेकिन एक फर्क मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मैनिफेस्टो कोई पार्टी लेके आती है, उसको बजट में, सरकार में अगर आ जाती है तो बजट में ढालने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंतर कितना होता है कि ये मीठी गोली होती है, कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि चुनाव में जब तक चाशनी नहीं चढ़ेगी तब तक रंग नहीं आएगा। चाशनी से रंग चढ़ता है, कभी रंग से रंग चढ़ता है, लेकिन यहाँ चाशनी का रंग चढ़ता है। वो मीठी जो सुपारी समझिए या फिर आपको जो भी लॉलीपॉप थमाई जाती है, ये मैनिफेस्टो का एक पैटर्न बन चुका है। कोई भी राजनीतिक दल कहे अपने काम पूरे करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसको जब बजट में ढाला जाता है तो एक कड़वी दवा भी साथ में आती है, जिसे कहते हैं कि एंटीबायोटिक नहीं होगी तो रोग कटेगा नहीं। अब वो जब कड़वी दवा आती है सामने तो उसके लिए कहा जाता है कि विकास है तो कुछ कड़वी घूंट तो पीनी पड़ेंगी। इसी तरह से ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि आपके मैनिफेस्टो में कितना काम करना है, कितने जुमलेबाजी में रखना है, कितना क्या करना है, जनता के बीच इसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, काम मतदाता भी हूं मैं टीवी चैनल के साथ साथ, कि अगर कहीं किसी वादों को मतदाता सच्चाई में परखता है और डाइवर्ट होता है मत की तरफ, तो ये मान के चलिए कि वो वादे पूरे होने चाहिए, आप पे विश्वास कर रहा है वो। अगर वो विश्वास को तोड़ा जाता है तो एक तरह से ठगी समझिए, उसके साथ चीटिंग समझिए, ये होना चाहिए। ये राजनीतिक दल तय करें कि हम मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं वो वास्तव में जनता के लिए सपने बुनकर के नहीं रख दें, वो सच्चाई में भी उतारें। हाँ सोमानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपकी बात को भी मैं, योगेंद्र जी आपने जो अपनी बात कही है बहुत अच्छी तरीके से, मैं भी ये कहना चाहूंगा कांग्रेस और आपको कि घोषणा पत्र और राजस्थान गौरव संकल्प पत्र चाहे किसी पार्टी का, उसको सम्मान की दृष्टि से देखे। जो आसोप साहब ने एक बात कही थी, मुझे शुरुआत में एक बात कही कि ईस्टर्न कैनाल योजना की नीति आयोग में मंजूरी नहीं हुई, सैद्धांतिक सहमति नहीं बनी, उस बात का मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का गौरव संकल्प पत्र, उसके बारे में आप चैलेंज करते हैं, तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पार्टी की जो चीज है कि जिसने घोषणा पत्र या गौरव संकल्प पत्र जारी किया है कि 18 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति भवन में मीटिंग हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद थे, वहां जल आयोग के सारे लोग मौजूद थे, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सैद्धांतिक सहमति इस ईस्टर्न कैनाल योजना की मंजूरी
कर दी गई थी। इस बात को मैं आसोपा साहब को कहना चाहता हूं, इसी डिबेट के माध्यम से वो चाहे अपना गूगल खोले और 18 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति भवन में इस नीति आयोग की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। और आप सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं आप देखिए ये दिखा दूं आपको, ये बड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, आपको जो बार बार कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और हर चीज को आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। मैं बताता हूं आसोपा जी, कांग्रेस पार्टी इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं। आप हर तथ्यों को उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं नीति आयोग की मंजूरी नहीं हुई या नीति आयोग सैद्धांतिक सहमति नहीं हुई। मैं आपको ये दे देता हूं, आप पढ़िए आराम से। आपने मुझे कहा था इसी मीडिया के, क्योंकि जन टीवी और जनता की बात को कहना चाहूंगा, आप पढ़िए, पढ़ के आप बताइए, क्योंकि अगर कोई बात हम बोलेंगे तो आपने बार बार जो एक वातावरण बनाने की कोशिश की है जनता में झूठ जुमले, तो इतनी बात झूठ जुमले नहीं हो सकते। और जिस तरह से आप बनाइए झूठ जुमले नहीं कहें आप, हर बात को संकल्प पत्र को झूठ जुमले कहेंगे आप एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसको इस तरह से कहेंगे आप, ये अच्छी बात नहीं है। क्या लिखा हुआ आप पढ़िए, योगी जी जो पढ़ाइए, आप हर चीज में आप सैद्धांतिक मंजूरी के लिए लिखा है। क्या करना है, क्या करना हो, आप तो मीटिंग में नहीं है। अरे ऐसे नहीं, आप तर्क कीजिए, आप लॉजिक कीजिए, आप मीटिंग को नकार रहे हैं, परमिशन नहीं मिली, आपको कहना है सैद्धांतिक सहमति दी गई। सैद्धांतिक 17 साल लिए बैठे रहो। मैं नीति आयोग की मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति दी गई है, आप इसको नकार दोगे? आप बोल रहा हूँ आसोपा जी, मीटिंग नकार दोगे? एक बात का सवाल आप मीटिंग नहीं नकारोगे, आप कहोगे वो भी नहीं बैठे, मीटिंग नहीं होती है। आसोपा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मीटिंग को चैलेंज न करें, आप मीटिंग को चैलेंज न करें, मैंने बोला सैद्धांतिक सहमति को चैलेंज करें। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 18 जनवरी 2018। भारत सरकार की मंजूरी मिली है क्या इसको? नीति आयोग की बोला मैंने, भारत सरकार की बार बार नीति, आप पुराना सुनेंगे। बात सुनिए, आसोपा जी, आपको समझा देते पढ़ते हैं, आप अच्छी बात को डिटेल 4 स्टेज है, इतना कहना है, इसकी 4 स्टेज है। ओवर कॉन्फिडेंस, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये नहीं गलत है। आप मीटिंग को नकार, अच्छी बात नहीं है। आप जैसे मैं बता देता हूँ, उसकी 4 स्टेज है। कोई भी परियोजना सिंचाई की, समय खराब हो जाएगा, ये रह जाएगा। आप तो अगर आज घोषणा पत्र पे अगर कुछ बता दें तो एक शब्द यूज मैंने सर वादा किया आप लोगों से, मैंने वादा किया कि जल संसाधन में आप दोनों को ही मैं बुलाऊंगा, उस पर बिल्कुल डिटेल बहस करेंगे, अपन जरूर करेंगे, क्योंकि पानी पिलाना है प्रदेश को, सिंचाई करवानी है। के बाद में अजमेर में प्रधानमंत्री को कि आप इसके लिए हमारे को फंड दो, फंड की स्थिति और सहमति की स्थिति वो कहा। अरे भाई, सहमति हो फंड एलोकेट करना है, बजट बनाएंगे। अरे सहमति 17 साल वो आपके राज्य में 17 साल नहीं है, या कोई भी अध्यादेश हो, ऑर्डिनेंस हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा पेंडिंग कांग्रेस का काम है। आसोपा जी, पेंडेंस ही नहीं, फंडिंग की बात करो ना, फंड कहाँ है? चले, मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, जेब में कहीं दाने और ऐसे चले घोषणा जनता में नहीं, मूल देखिए नाम बना दिया। सर एक मिनट, हमारी तो अवगत कर दिया आपने। देखिए, आम जनता के समझ में सीधा ही आता है कि घोषणा पत्र है, चाहे आप उसे स्वराज संकल्प पत्र नाम दें, चाहे गौरव संकल्प पत्र दें, चाहे परिवर्तन पत्र दें, कुछ भी नाम दीजिए उसे, लेकिन जनता सिर्फ एक ही बात समझती है कि ये पार्टी का घोषणा पत्र है, जो 5 साल में एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं उसे। एक पार्टी जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी, कोई भी पार्टी हो, अगर अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो उसे 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में हम उसे देखते हैं। ये बीजेपी का गौरव संकल्प पत्र के नाम से इन्होंने जारी किया है, लबोलुआब घोषणा पत्र का है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जितने भी चले, लेकिन पार्टियों को तय करना है कि वास्तव में हम जो डॉक्यूमेंट जारी करते हैं उसको जनता के साथ एक छलावा नहीं रखें उसे, नहीं तो विश्वास टूट जाएगा। आपके मैनिफेस्टो किसी के काम के नहीं होंगे, ना इस पे कोई गौर फरमाएगा, क्योंकि राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, मुद्दों से भटकती जा रही है। अगर एक ये डॉक्यूमेंट जिससे भी अगर विश्वास उठ गया, तो आपको तय करना होगा आने वाले दिनों में लोगों को घर जाके बुलाना होगा कि प्लीज वोट तो कास्ट करिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसे उसी रंग में आप लोग भी मनाइए जैसे मतदाता में उत्साह है। ये नहीं हो कि वोट बटोरने के लिए कोई कुछ भी कहे और कुछ भी किसी भी दिशा में चले जाएं। मुझे लगता है कि हम डाइवर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जारी करें, बहुत अच्छी बात है, ये कोई संवैधानिक कोई प्रक्रिया नहीं है, ये हम ही लोगों ने एक परंपरा शुरू की है, लेकिन उसे बनाए भी रखें, क्योंकि मतदाता के लिए आप तैयार कर रहे हैं और मतदाता के साथ में अगर हम छलाव कर रहे हैं तो ये अन्याय होगा। ये होना वही चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट जिसे हम पूरा कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और महासमर के मुद्दे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठीक होगी साहब।